ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यूएनएचसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी अभिकरण कहा जाता है। दूसरा, यह वियना कन्वेंशन 1951 को लागू करने की जिम्मेदारी निभाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं कि यह प्रश्न क्यों बनाया गया। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजी यानी यूएनएचसीआर, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे अपने यहां चाइल्ड डिटेंशन को खत्म करें। शरणार्थी और प्रवासी बच्चों के मामले में यह मानवीय सिफारिश की गई है। इन संगठनों ने 38 देशों में ज्वाइंट रिव्यू स्टडी करा के यह निष्कर्ष निकाला है कि शरणार्थी बच्चों को यूरोपीय देशों में चाइल्ड डिटेंशन का शिकार होना पड़ा है। गौरतलब है कि संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। एजेंसी का कार्यक्षेत्र दुनिया भर में शरणार्थियों के संरक्षण और शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और उसमें समन्वय करना है। इसका मूल उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। यूएनएचसीआर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर कोई किसी दूसरे देश में शरण मांगने और सुरक्षित शरण पाने के अधिकार का उपयोग कर सके। उसे स्वेच्छा से स्वदेश लौटने, स्थानीय समुदाय में घुल मिल जाने अथवा किसी तीसरे देश में बस जाने का विकल्प भी मिले। यूएनएचसीआर को राष्ट्र विहीन लोगों की मदद करने का काम भी सौंपा गया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत के नौसैनिक जहाज आईएनएस तरकश ने हाल ही में किस देश का दौरा किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिजी, बी सेशल्स, सी श्रीलंका, या फिर डी जिबूती। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। आईएनएस तरकश जो भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है और जो रडार की पहुंच से बचने में सक्षम है, उसने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती का दौरा किया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर आईएनएस तरकश के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अब्राहम सैमुअल ने जिबूती में भारत के राजदूत रामचंद्रन चंद्रमौली से मुलाकात की। जिबूती के समुद्री क्षेत्र समुद्री डकैती के लिए जाने जाते हैं। जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीकन देशों सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया की सूची में शामिल है। जिबूती में चीन ने अपना नौसैनिक अड्डा भी खोला है, जिससे इस क्षेत्र में भारतीय हित प्रभावित हो सकते हैं। आईएनएस तरकश ने इसी के मद्देनजर 7 जुलाई 2022 को सूडान के नौसेना बेस के पास लाल सागर यानी रेड सी में सूडान नौसेना के जहाजों अल्माज पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया। जिबूती के दौरे के बाद आईएनएस तरकश ने सूडान की नौसेना के साथ यह समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में भारत की किस महान शख्सियत से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर रिपोर्ट सौंपी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश हाल ही में की गई है और यह सिफारिश नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने की है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने सिफारिश की है कि बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद के पेड़ परिसर, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। यह स्थान 100 साल से भी अधिक पुराना है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू की गई सामाजिक सम्मान क्रांति का यह गवाह रहा है। और दूसरा जो स्थल है वो है सतारा, महाराष्ट्र में स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है और इसी स्कूल में भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 12 मार्च, बी 10 अप्रैल, सी 16 मई, या फिर डी 10 जुलाई। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं।
प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिन के उपलक्ष्य में मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े श्रेष्ठ किसानों और मछुआरों को इस क्षेत्र के विकास में उनके दिए गए योगदान के लिए मान्यता दी जाती है। मत्स्यिकी क्षेत्र यानी जो फिशरीज सेक्टर है उसमें 2.8 करोड़ से ज्यादा मछुआरे लगे हैं और इस कड़ी में जुड़े कई लोगों को आजीविका यह प्रदान करता है। हमारे देश के कुल कृषि निर्यात का 17% मछली पालन और फिश प्रोडक्ट्स से ही निर्भर है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। अमेरिका के काटसा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, काटसा कानून के तहत अमेरिकी सरकार ईरान, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला या रूस से बड़ा लेन देन करने वाले किसी भी देश जो उसका ट्रेड पार्टनर भी हो के खिलाफ पाबंदियां लगा सकता है। दूसरा, 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित दखल के बाद काटसा कानून बनाया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भारत को अमेरिकी कानून काटसा की पाबंदियों से छूट देने की मांग की है, जिसके बाद काटसा सुर्खियों में आ गया। काटसा कानून के तहत अमेरिकी सरकार ईरान, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला या रूस से बड़ा लेन देन करने वाले किसी भी देश जो उसका ट्रेड पार्टनर हो उसके खिलाफ पाबंदियां लगा सकता है, यानी सैंक्शंस लगा सकता है। इस कानून को काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कहा जाता है। काटसा एक कठोर अमेरिकी कानून है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित दखल के बाद इसे बनाया गया था और इसका मकसद रूस से किसी अन्य देश को हथियारों की खरीद को रोकना है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद का समझौता किया था, जिससे अमेरिका नाराज हो गया था क्योंकि उसने रूस को काटसा के तहत शत्रु देश घोषित कर रखा है और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि उसका कोई मेजर ट्रेड या कोई डिफेंस पार्टनर रूस से कोई वस्तु न खरीदे। लेकिन तत्कालीन ट्रंप सरकार की चेतावनी के बाद भी भारत ने रूस से $5 अरब का US-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया था और इसके तहत पहली खेप भारत को मिल भी चुकी है। अमेरिका टर्की पर भी इस सिस्टम की खरीद को लेकर पाबंदियां लगा चुका है। गौरतलब है कि अमेरिकी काटसा कानून के तहत अपने विरोधी देशों से हथियारों की खरीद के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाता है। रूस से भारत ने S-500 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का निर्णय हाल के समय में लिया था, जिसके चलते अमेरिका काटसा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है और इसीलिए इस मामले में भारत का पक्ष लेते हुए रो खन्ना ने हाल ही में कहा है कि भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारी रूसी हथियार प्रणालियों की जरूरत है और इसलिए संक्रमण काल में उसे काटसा के तहत प्रतिबंधों में छूट दी जाए। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।